जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित होंगे। मैं नीतीश कुमार राहुल उन्नयन बांका में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि हम सभी यह जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में 2 पोर्शन आते हैं, एक व्याकरण और दूसरा साहित्य। आज यह सीरीज बहुत घमासान मचाने वाला है और यह हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग स्वस्थ हो जाएंगे। इस सीरीज को पढ़कर आपको भलीभांति ज्ञान हो जाएगा, इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज ये आगाज कुछ मजबूत होने वाला है। आइए हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण को लेकर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, तो हिंदी संपूर्ण व्याकरण में हम एक ऐसा सीरीज को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो समान हिंदी के अंतर्गत 2 पोर्शन आते हैं। समान हिंदी के अंतर्गत 2 पोर्शन आते हैं, एक व्याकरण और दूसरा साहित्य। अगर हमें यह पूर्व में पता होना चाहिए कि हमें हिंदी पढ़ने के लिए आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप हिंदी को बखूबी ढंग से उस व्याकरण भाग में शामिल नहीं करेंगे, तब तक आपका व्याकरण अधूरा रह सकता है। इसलिए समान हिंदी के अंतर्गत 2 पोर्शन आते हैं, एक व्याकरण और दूसरा साहित्य। समान हिंदी में आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा और साहित्य पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आइए हम सभी सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और देखते रहिए और बने रहिए। हिंदी संपूर्ण व्याकरण में हम टोटल पाठ्यक्रम को लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी संपूर्ण व्याकरण में इसके अनुरूप पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार हैं: वर्णमाला, दूसरा समास, तीसरा संधि, चौथा लिंग, पांचवा वचन, छठा कारक, सातवां संज्ञा, आठवां सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और कुछ इस प्रकार हमारे पाठ्यक्रम दर्शाए गए हैं, जो काल, वर्तनी, विराम चिन्ह, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्य, जो कि हम इसके आधार पर हम बताने वाले हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। और हमारे व्याकरण के अंतर्गत भी अनेक पाठ्यक्रम हैं: तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी शब्द और रस, छंद, अलंकार, अपठित गद्यांश। तो आज हम हिंदी संपूर्ण व्याकरण में वर्णमाला पाठ को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो वर्णमाला क्या है? हिंदी व्याकरण में वर्णमाला बहुत मायने रखता है। अगर हम बात करते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो अगर हम वर्णमाला की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वर्णमाला की बात करते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार पुरुष अपने गले में सुंदर माला धारण करता है, जिस प्रकार स्त्रियां अपने गले में बेशकीमती माला धारण करती है और उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार वर्णों के अंदर एक व्यवस्थित क्रम होता है। जैसे हम उदाहरण के अनुरूप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे उदाहरण हम लेंगे, रेल। तो ये कुछ वर्णों से मिलकर बना है, कुछ वर्णों से मिलकर रेल शब्द का निर्माण हुआ है। तो आज हम वर्ण विच्छेद के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार हम वर्णों के व्यवस्थित क्रम को सजा लिए हैं और रेल का निर्माण हो चुका है। तो इसके अंतर्गत वर्ण और अक्षर आते हैं। इसके अंतर्गत वर्ण और अक्षर आते हैं, जो परीक्षा में अच्छा मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वर्ण क्या है?
और अक्षर क्या है, इसको हम समझेंगे और बखूबी ढंग से सीखने का प्रयासरत रहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ण क्या है, तो आज हम वर्ण की परिभाषा को समझेंगे और उसके उदाहरण स्वरूप हम समझने का प्रयास करेंगे। भाषा की वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हम वर्ण को अच्छे ढंग से हम सभी ने जाना, हम सभी ने समझा कि भाषा की वह मूल ध्वनि, भाषा की वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, दीर्घ ई, वो, च इत्यादि, ये सभी क्या है? वर्ण है। हम अक्षर को भी समझेंगे कि वर्ण के अंतर्गत अक्षर क्या है। क्या वर्ण और अक्षर एक ही है? तो नहीं, वर्ण और अक्षर एक नहीं है। अगर हम वर्ण की बात करते हैं तो हम समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। वर्ण और अक्षर, वर्ण की बात करते हैं तो जैसे हम लेते हैं क, म, ल, कमल। अगर हम वर्ण की बात करते हैं तो क, म, ल, तो ये वर्ण है। क वर्ण है, म वर्ण है और ल क्या है? वर्ण है। अगर हम इस सब को एक श्रेणी में रख देंगे, एक श्रेणी में अगर जोड़ देंगे तो ये किसका रूप ले सकता है? कमल का, जो क्या है? अक्षर है। जो क्या है? अक्षर है। अगर हम बात करते हैं क वर्ण से तो क अक्षर, म से बात करते हैं तो म हमारा अक्षर, और लो की बात करते हैं तो लो हमारा अक्षर है। तो एक शब्द का निर्माण हो चुका है जिसका नाम है कमल। आइए हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हम बखूबी अच्छे ढंग से समझने के लिए प्रयासरत रहेंगे और अच्छे अंक लाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते। तो वर्णमाला हम समझ गए क्या है, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, इसकी परिभाषा को जाने हम सभी, और उदाहरण को भलीभांति हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट, भाषा की इकाई। तो वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, वर्णमाला क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब भाषा की इकाई हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि भाषा की इकाई आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आपको भाषा की इकाई समझना आवश्यक है। अगर हम भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो ये वर्ण है। क्या है? वर्ण है। तो कोई भी छात्र या छात्राएं का उत्तर आ सकता है सर ध्वनि भी है, सर ध्वनि भी है। तो बिल्कुल सही, तो हम ध्वनि भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ध्वनि भी लिख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम भाषा की सबसे छोटी इकाई को जान चुके हैं, जो वर्ण है और साथ ही साथ ध्वनि है। और हम भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को अब अच्छे ढंग से समझेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं हम। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा आपका कि सर भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। शब्द। अब हम समझेंगे कि वर्ण और ध्वनि और सार्थक शब्द, इसको ध्यान से समझेंगे और प्रयासरत रहेंगे।
अगर हम सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो वर्ण, क्योंकि इसमें कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसमें कोई अर्थ नहीं निकलता है, मायने नहीं रखता है। अगर हम वर्ण में अ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अ, तो ये क्या है? वर्ण है। अगर हम बात करते हैं हर्षई, तो ये क्या है? वर्ण है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर हम बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक का अर्थ होता है यहाँ पर सार्थक का अर्थ आप लोग लिख लेंगे कि सार्थक का अर्थ होता है अर्थ सहित, अर्थ सहित मतलब जिसमें अर्थ सहित जुड़ा हुआ हो, जिसमें अर्थ सहित जुड़ा हुआ हो, वह सार्थक इकाई है। वह क्या है? सार्थक इकाई है। जैसे हम लोग वर्ण पढ़े कि ओ हर्षई, तो इसमें कोई भी सार्थक इकाई नहीं है, ये सिर्फ वर्ण है। और अगर हम सार्थक इकाई की बात करते हैं, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात करते हैं, तो शब्द क्या आएगा? शब्द आएगा। शब्द में जैसे मान के चलिए को लो म, कलम, ये क्या है? इसका अर्थ निकल रहा है कलम एक वस्तु, कलम एक वस्तु, इसका अर्थ निकल रहा है। जैसे नहर, नहर, तो ये सभी जितने भी शब्द हैं, सभी का कुछ ना कुछ जरूर अर्थ निकलता है, जिससे हम लोग भली भांति यह अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। तो आइए हम सभी अब आगे बढ़ते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई हम लोग जान चुके हैं कि वर्ण है। वर्ण में अ हर्षई, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई में हम लोग जान चुके हैं कि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? शब्द आते हैं। शब्द क्या है? शब्द है। सार्थक का अर्थ होता है अर्थ सहित। सार्थक का अर्थ क्या होता है? अर्थ सहित। जैसे हम कलम की बात करते हैं तो इसका कोई कुछ ना कुछ जरूर अर्थ निकलता है, एक वस्तु। नहर की बात करते हैं तो कोई भी शब्द अगर वो अर्थ सहित निकलता है तो वह भाषा की सबसे छोटी इकाई, सार्थक इकाई के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो ये समस्याएं खड़ी कर सकती है आपको। परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स तभी ला सकते हैं जब भी आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हम लोग वर्ण पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ध्वनि। क्या हो जाएगा? ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करते हैं तो वर्ण। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, क्योंकि परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा, क्योंकि आप तभी आपका परीक्षा बखूबी ढंग से निकल सकता है, अन्यथा नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग वर्ण के भेद को समझेंगे। वर्ण के भेद को समझेंगे कि वर्ण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो आप सभी ज्ञानवान हैं, आप सभी जान चुके हैं कि वर्ण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर की परिभाषा को जानेंगे, इसके उदाहरण को समझेंगे क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वर, स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर किसे कहते हैं? हम लोग आप सभी जान चुके हैं कि जो वर्ण बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं तथा इस वर्ण का उच्चारण करने पर
किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर कहलाते हैं। क्योंकि स्वर क्या है? स्वर क्या है? अपने आप में अक्षय है। स्वर क्या है? अपने आप में अक्षय है। स्वर क्या है? अपने आप में महान है। इसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, इसे किसी की जरूरत या आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये अपने आप में अक्षय है, ये अपने आप में महान है। तो स्वर की परिभाषा को हम लोग जान चुके हैं। इसके उदाहरण को हम आगे पढ़ेंगे और प्रयासरत रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट, हम पिछले पेज में पढ़ चुके हैं कि स्वर की परिभाषा क्या है, स्वर अपने आप में क्या है। तो इसके अंतर्गत वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर की परिभाषा को हम लोग अच्छे ढंग से जान चुके हैं। अब व्यंजन की परिभाषा को भलीभांति जानेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन का कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि बिना स्वर के व्यंजन का निर्माण आप नहीं कर सकते, क्योंकि व्यंजन में स्वर शामिल है। व्यंजन में क्या है? स्वर शामिल है। अगर हम बात करते हैं उदाहरण में तक्का, क में क्या छिपा हुआ है? अ। तो इसमें क्या है? ओ क्या है? स्वर है। ओ क्या है? स्वर है। बिना स्वर के व्यंजन सार्थक सिद्ध नहीं होता है, इसलिए स्वर की सहायता इन्हें लेनी पड़ती है। व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमने पिछले पेज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्वर की परिभाषा, वर्ण के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर की परिभाषा हम लोग जान चुके हैं, व्यंजन की परिभाषा हम लोग जान चुके हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वर, जो कि हम पहले परिभाषा अच्छे ढंग से जान चुके हैं। अब इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ए, औ, री। इसकी संख्या 11 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अगर हम बात करते हैं कि लिखने के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप परीक्षा में अगर मजबूत ढंग से, अगर बेहतरीन ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स आप गेन करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या अगर हम लोग जानेंगे तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, जो आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, आपको अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए ये बहुत शानदार ट्रिक है। आप इसको पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। हम लोग स्वर की परिभाषा जान चुके हैं, स्वर के उदाहरण को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं।
अब इसी के अंतर्गत, इसी के आधार पर बहुत सारे भेद हैं। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और बखूबी जानने का प्रयासरत रहेंगे। उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो आप बताएंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व, जिसको हम मूल स्वर के नाम से जानते हैं। ह्रस्व स्वर को क्या का और किस नाम से जाना जाता है? मूल स्वर के नाम से। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर को किस स्वर, कौन सा स्वर कहा जाता है? ह्रस्व स्वर को कौन सा स्वर कहा जाता है? तो आप लोगों का सही उत्तर होगा मूल स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर में आप सभी जानेंगे कि इसमें कम मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर का उच्चारण करने पर कम मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे हम लोग जानेंगे अ, छोटी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा और री, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप परीक्षा में बिना देखे आप नंबर 4 पर टिक कर सकते हैं, जो आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए यह आगे बढ़ाएगा और परीक्षा में आप आपकी समस्या का समाधान निकल जाएगा। दीर्घ स्वर, इसमें क्या होता है कि ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। जिस स्वर का उच्चारण करने पर, जिस स्वर का उच्चारण करने पर ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अगर परीक्षा में पूछ दिया जाएगा दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। आइए हम समझते हैं। आ, बड़ी की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ए, ऐ, औ और औ, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण करने पर ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लेता है, जिन स्वरों के उच्चारण करने पर ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लेता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम लोग समझेंगे, उदाहरण स्वरूप जैसे रोना। अगर हम लोग रोते हैं, किसी बच्चे को रोते हुए देखते हैं, तो वो लगातार लगातार रोते हैं, लगातार वह क्या करते हैं, उसको बार बार रोने का प्रयास रखते हैं, वह रोना है। ये प्लुत स्वर में आ जाएगा। रोना हो गया, हंसना हो गया। जैसे सुनो, जैसे सुनो, अगर हम उदाहरण लेते हैं कि हम किसी को पुकारते, हम किसी को पुकारते हैं, तो जैसे रे मोहन, तो ये क्या होता है कि शब्द की जो सीमा होती है वो असीमित होती है। शब्द की सीमा क्या होती है? असीमित होती है। जैसे रे मोहन, रे मोहना। जैसे ओम,
ओम का उच्चारण तो हम लोग जरूर करते हैं, जैसे राम आदि। ये सभी पुल्लिंग स्वर के कुछ उदाहरण हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ये परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आपको यह प्रगतिशील रखेगा और प्रयासरत रखेगा। अब हम बात करते हैं आगे बढ़ते हैं। जीव के आधार पर स्वर के भेद। जीव के आधार पर स्वर के भेद। तो जीव के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जीव के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला नंबर है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। अग्र स्वर जीभ के आगे वाले भाग जो होते हैं, जैसे शरीर का एक अंग है जीभ, जीभ का आगे वाले जो भाग होते हैं वो सक्रिय रहते हैं। क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। जैसे में हम लोग समझेंगे ई ए, तो ये जीभ का आगे वाला भाग क्या है? सक्रिय रहते हैं, तो उन्हें अग्र स्वर के रूप में हम लोग रखेंगे। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मध्य स्वर। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि मध्य स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप लोगों का सही उत्तर आएगा 1। क्योंकि मध्य स्वर क्या होता है? जीभ के बीच से ये वर्ण का उच्चारण निकलती है। जीभ के बीच से इस वर्ण का उच्चारण किया जाता है, जैसे अ, जैसे अ। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। पश्च स्वर जो कंठ और जीभ के मध्य से, जीभ और कंठ के बीच वाले भाग से जो आवाजें निकलती है वो पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। जैसे इनकी संख्या है आ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, औ। इनकी संख्या 5 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। हम लोग परीक्षा में यह पूछा जाता है कि जीभ के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, मुख खोलने के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर के भेद कितने होते हैं। तो अगर हम सक्रिय रूप से सजग होकर नहीं पढ़ेंगे तो परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते। इसलिए अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े हुए आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते। तो हम लोग पढ़ें कि उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो इसके अंतर्गत हम लोग उदाहरण भी समझें, और आप सभी भली भांति यह जान चुके हैं। जीभ के आधार पर भी सभी समस्या का निदान हो चुका है, क्योंकि इसके अंतर्गत कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। इनकी संख्या 4 होती है। मध्य स्वर की संख्या 1 होती है और पश्च स्वर की संख्या 5 होती है। तो आइए हम सभी आगे बढ़ते हैं कि मुख खोलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार। तो मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। एक समृद्ध स्वर, दूसरा अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा विवृत स्वर और चौथा अर्ध विवृत स्वर। तो इसको हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे और प्रयासरत रहेंगे। समृद्ध स्वर, इसका अर्थ होता है
समृद्ध का अर्थ होता है सिला हुआ। समृद्ध का अर्थ क्या होता है? सिला हुआ। समृद्ध का अर्थ सिला हुआ। आप यह पढ़ रहे हैं कि मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, ध्यान देंगे तभी आप परीक्षा में पास हो सकते हैं अच्छे अंक से। मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध, विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत। तो समृद्ध स्वर को हम, इसका अर्थ होता है सिला हुआ, अर्थात पूरा मुंह बंद, पूरा मुंह बंद। जैसे इसकी संख्या अगर पूछ दी जाती है कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो 4। जैसे समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर क्या होता है कि पूरा मुंह बंद रहेगा, आपका पूरा मुंह बंद रहेगा और आप इस वर्ण का उच्चारण भली भांति कर सकते हैं। जैसे इ, ई, उ, उ, पूरा मुंह बंद है आपका, पूरा मुंह बंद करके आप इस वर्ण का उच्चारण भली भांति कर सकते हैं। इ, ई, उ, उ, इ, ई, उ, उ, इस वर्ण का उच्चारण आप समृद्ध स्वर में कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है सिला हुआ, पूरा मुंह बंद, आपका पूरा मुंह बंद रहेगा और इस वर्ण का उच्चारण आप करने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरा है अर्ध समृद्ध। इसमें क्या होता है, इस स्वर में, अर्ध समृद्ध स्वर में थोड़ा मुंह खुला हुआ रहेगा आपका, थोड़ा मुंह खुला हुआ रहेगा और इस वर्ण का आप उच्चारण भली भांति कर सकते हैं। जैसे ए, औ, ए, औ, तो ये वर्ण बहुत सरल वर्ण है, इसमें आप थोड़ा मुंह खोल सकते हैं, थोड़ा मुंह खोलकर आप इस वर्ण का उच्चारण भली भांति कर सकते हैं। अब हम आ रहे हैं विपरीत स्वर। ये स्वर क्या है? ये स्वर बहुत स्वतंत्र है, यह अपने आप में स्वर क्या है? विपरीत स्वर स्वतंत्र है। इसका अर्थ होता है पूरा मुंह खोलकर, पूरा मुंह खुला हुआ। विपरीत स्वर में क्या होता है? पूरा मुंह खुला हुआ रहेगा, अर्थात फटक्का मुंह खुला हुआ रहेगा आपका। जैसे आ, तो इसमें क्या होता है, इस वर्ण का उच्चारण करने पर आपका पूरा मुंह खुला हुआ महसूस होता है, उसे हम विपरीत स्वर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आ, जैसे आ। अर्ध विपरीत स्वर में क्या होता है कि जस्ट अर्ध समृद्ध स्वर का दूसरा रूप है। अर्ध समृद्ध में क्या होता है? थोड़ा मुंह खुला हुआ रहता है, जैसे ए, ओ। और अगर हम बात करते हैं अर्ध विपरीत स्वर की, तो इसमें थोड़ा अधिक मुंह खुला हुआ रहता है, जैसे ए, ओ, ए, ओ। तो हम लोग मुख खोलने के आधार पर और जीभ के आधार पर भली भांति समझ चुके हैं और समझने में कामयाब हो चुके हैं। आप सभी, हम जान चुके हैं कि आप सभी तेज हैं और सभी अच्छे ढंग से समझ भी रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यंजन। हम लोग पिछले पेज में पढ़ चुके हैं कि जिन वर्णों को उच्चारण करने पर, जिन वर्णों को उच्चारण करने पर स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात बिना स्वर के व्यंजन का निर्माण नहीं कर सकते।
हम लोग यह पिछले पेज में पढ़ चुके हैं। आप सभी ने यह जान चुके हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण में हम लोग और आगे पढ़ेंगे कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। यह प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी का उत्तर होगा 33। एग्जाम में प्रायः यह पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। हम लोग इसके परिभाषा को पिछले पेज में पढ़ चुके हैं। इनकी संख्या 33 होती है, ये भी हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि व्यंजन के भेद, व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला नंबर स्पर्श व्यंजन, दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन। परीक्षा में पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, इनकी भी संख्या 4 होती है। आप सभी समझ चुके होंगे, भलीभांति ठीक ढंग से समझ चुके हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। अगर हम बात करते हैं कि स्पर्श व्यंजन, इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो क वर्ग, श वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, और अंत में प वर्ग। इनकी संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से हम समझा चुके हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और अंत में ह। तो हम लोग व्यंजन को भली भांति अच्छे ढंग से समझ चुके हैं और जान चुके हैं। व्यंजन के भेद भी हम लोग अच्छे ढंग से समझ चुके हैं और भली भांति जान चुके हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो व्यंजन के भेद में हम लोग इनके अंतर्गत 3 भेद को हम लोग समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग व्यंजन के भेद में 3 भेद बता चुके हैं। एक स्पर्श व्यंजन, और दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा
अंत में है ऊष्म व्यंजन। तो हम लोग स्पर्शी व्यंजन को अच्छे ढंग से समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। स्पर्श व्यंजन में, स्पर्शी व्यंजन में इनकी संख्या 25 होती है। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत शुरुआत 25 व्यंजन, कितने व्यंजन? 25 व्यंजन, क से म तक के व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि क से म तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और अंत में प वर्ग। इनका उच्चारण स्थान है, इनका उच्चारण स्थान है क वर्ग। जैसे क, ख, ग, घ, अंध। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा आप लोगों को कि क वर्ण का अर्थात ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग इसका सही उत्तर लगा सकते हैं कंठ। कोई भी अगर क वर्ण से क वर्ग को लेकर के कोई भी वर्ण आपके पास आपके प्रश्न में पूछा गया है, आपके प्रश्न के अंदर पूछा गया है, तो यह डायरेक्ट आपका आंसर आना चाहिए कंठ। दूसरा है च वर्ग। क वर्ग को हम लोग भलीभांति समझ चुके हैं। और दूसरा है च वर्ग। जैसे च, छ, ज, झ, य। इनका उच्चारण स्थान तालु। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। जैसे च का उच्चारण करते हैं तो जीभ का अग्रभाग, जीभ का जो ऊपर वाले जो भाग रहते हैं वो तालु कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तालु। तो च का उच्चारण करने में जीभ जो है वो तालु से चिपका हुआ होता है। तालु से क्या होता है? चिपका हुआ होता है, या इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। अब हम बात करते हैं ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, न। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। अगर एग्जाम में आप लोगों को प्रश्न में यह पूछ दिया जाता है कि ट, ठ, ड, ढ, न, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोगों का सटीक उत्तर आना चाहिए, डायरेक्ट आप लोग टिक कर सकते हैं मूर्धा में। अब हम बात करते हैं त वर्ग की। तो इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार है, त, थ, द, ध, न। इनका उच्चारण स्थान दंत है। तो का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। आपका सटीक उत्तर होना चाहिए दंत। अब हम बात करते हैं प वर्ग की। किसकी बात करते हैं? प वर्ग की। तो प, फ, ब, भ, म। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। तो हम लोग स्पर्शी व्यंजन को समझ चुके हैं, इनकी परिभाषा को भलीभांति जान चुके हैं, इनके कुछ मूल बिंदु को हम लोग समझ चुके हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बिना देखे 25 में टिक कर सकते हैं। अगर पूछ दिया जाता है परीक्षा में कि क वर्ग का उच्चारण स्थान, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं कंठ। च वर्ग का उच्चारण स्थान कोई भी वर्ण आए तो इसका उच्चारण स्थान तालु में टिक मार देंगे। ट वर्ग से संबंधित कोई भी वर्ण आए, अगर इनका उच्चारण स्थान पूछ दिया जाता है तो मूर्धा में आप लोग टिक करेंगे। त वर्ग का उच्चारण स्थान कोई भी वर्ण आए तो आप लोग दंत में टिक कर सकते हैं। और प वर्ग का उच्चारण स्थान अगर परीक्षा में उच्चारण स्थान पूछ दिया जाता है तो कोई भी वर्ण, चाहे प, फ, ब, भ, म, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिसके जिसका उच्चारण करने पर नाक के साथ साथ मुंह से हवा निकलती है, ऐसे वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप हम लोग पहचानेंगे, इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। जैसे बात करेंगे हम स्वर की, तो स्वर में कुछ उदाहरण हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे ए, औ, अंग और चंद्रबिंदु। तो कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो शब्दों को व्यक्तिगत रूप से साझा करता है। जैसे हम शब्दों के माध्यम से पकड़ेंगे इसको, जैसे सरसों। तो ये सरसों शब्द नाक के साथ साथ मुंह से भी हवा निकलती है। इसका उच्चारण करने पर नाक के साथ साथ मुंह से हवा निकास होती है। ऐसे वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। जैसे कुछ शब्दों के माध्यम से हम लोग पकड़ेंगे इसको, सरसों, आंख, गांव, एक परसों भी ले लेते हैं, अंग, अंगूर। तो ये सभी शब्द, जितने भी शब्द हैं, सभी में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। ये व्यंजन के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अंग, जो नाक और मुंह से हवा निकलती है, नाक के साथ साथ मुंह से हवा निकलती है। यो, मूर्धन्य न, दंत न और मो, इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जिसका प्रयोग हम अनुनासिक में कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अयोगवा वर्ण। ऐसे वर्ण होते हैं, अयोगवा वर्ण की परिभाषा हम लोग भलीभांति समझने का प्रयास करेंगे कि अयोगवा वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनकी गिनती ना तो स्वरों में की जाती है और ना ही व्यंजन में। तो ऐसे वर्ण अयोगवा वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। इनके माध्यम से हम पकड़ेंगे कि अनुस्वार, अनुस्वार में अयोगवा। जैसे उदाहरण स्वरूप हम लोग समझेंगे, अंग और अ, ये दोनों वर्ण अयोगवा वर्ण है। इसकी संख्या 2 होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्क्षिप्त व्यंजन, जो कि इंपॉर्टेंट व्यंजन है। ये इंपॉर्टेंट व्यंजन इसलिए हैं क्योंकि उत्क्षिप्त व्यंजन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए जिह्वा का अग्रभाग अर्थात नोक झटके के साथ नीचे गिरता है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए जिह्वा का, ये जीभ जो है, पर्यायवाची शब्द है, जिह्वा का पर्यायवाची शब्द क्या है? जीभ। जिह्वा का अग्रभाग अर्थात नोक, ये जीभ का जो अग्रभाग है, जो अग्रभाग है अर्थात नोक झटके के साथ नीचे गिरता है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में हम लोग समझेंगे, अढ़ और ढ। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 2 होती है। आप लोग नोट्स में अवश्य अंकित कर लेंगे। इनकी संख्या 2 होती है। जैसे हम एक शब्द के अनुसार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई, जैसे पढ़ाई, जैसे कढ़ाई,
जैसे कढ़ाई, तो ये सभी कुछ कुछ वर्ण, कुछ कुछ शब्द होते हैं जो उच्छिष्ट व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे बाढ़, जैसे बाढ़, जैसे बाढ़। तो ये जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए जिह्वा का अग्रभाग अर्थात नोक झटके के साथ नीचे गिरता है, उच्छिष्ट व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं उदाहरण में अढ़ा और ढ। जैसे ढोलक, जैसे ढोलक। तो बहुत सारे शब्द का निर्माण आप कर सकते हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग को सक्रिय होकर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त व्यंजन, जब दो वर्णों आपस में मिलते हैं तो एक संयुक्त वर्ण का निर्माण होता है। जैसे इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जो इस प्रकार हैं। हम लोग उदाहरण स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे, इससे बनने वाले शब्द को भी देखेंगे और आगे समझेंगे। जैसे अक्षर, इनकी संख्या 4 होती है। संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। प्रथम हो गया अक्षर, दूसरा हो गया आपका त्र, तीसरा हो गया य और चौथा हो गया आपका स्र। ये दो वर्ण आपस में विभक्त होते हैं जिससे एक वर्ण का निर्माण होता है, वो है हमारे अक्षर। ये दो वर्ण आपस में मिलते हैं का हलंत, हलंत जरूर लगाना है, तभी आप अक्षरों का निर्माण कर सकते हैं। प्लस मूर्धन्य ष, ये दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो अक्षरों का निर्माण होता है। इससे कुछ शब्द आप बना सकते हैं। जैसे अक्षर, इसमें अक्षरों को हम अंडरलाइन कर दिए हैं। अक्षर शब्द दो वर्णों के मेल से बना है, का हलंत प्लस मूर्धन्य ष। इससे कुछ शब्द और हम आगे बना सकते हैं। अक्षय, तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिसका निर्माण हम भलीभांति कर सकते हैं। दूसरा है त्रो, दो वर्णों के मेल से त्रो का निर्माण हुआ है, त हलंत प्लस र। इससे कुछ बनने वाले शब्द हैं जैसे नक्षत्र, जैसे छत्रक। यहां पर हम त्रो को गोला लगा दिए हैं, तो ये त्रो जितने भी हैं ये तो हलंत प्लस रो से मिलकर बना है। नक्षत्र और छत्रक, ये दो शब्द का हम निर्माण कर सकते हैं, बहुत सारे शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा नंबर है ज्यों। ज्यों जो है यह एक सार्थक वर्ण है। ये दो वर्णों के मेल से बने हैं, जैसे ज हलंत प्लस यों। ये दो वर्णों के मेल से ज्यों वर्ण का निर्माण हुआ है। इससे कुछ बनने वाले शब्द हैं जैसे ज्ञान। ये ज्यों शब्द को हम गोला लगा दिए हैं। आप लोग समझिएगा कि बहुत सारे शब्द का निर्माण हम कर सकते हैं। चौथा नंबर है जो अंतिम वर्ण है स्र, तालव्य श प्लस रो, तालव्य श धन रो। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से ये शब्द का, ये वर्ण का निर्माण हुआ है। इससे कुछ बनने वाले शब्द हैं तालव्य श धन रो। दो वर्णों के मेल से
स्र का निर्माण हुआ है, इससे कुछ बनने वाले शब्द हैं जैसे श्रवण। तो यहाँ पर स्र को हम गोला लगा दिए हैं। स्र से बहुत सारे शब्द का निर्माण आप कर सकते हैं। तो इससे बनने वाले शब्द हैं श्रवण। हम लोग भली भांति संयुक्त वर्ण को समझ चुके हैं। आप सभी ने अच्छे से समझा और अच्छे से जाना कि बहुत सारे शब्द होते हैं जो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं, और इससे आप अनेक शब्द का निर्माण आप कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पर क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। धन्यवाद।